नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज हमारा जो चैप्टर है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इंडिया के अंदर। इस वीडियो में जो भी हम ये PDF नोट्स यूज़ कर रहे हैं ये हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी पे अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें हमारे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो आप उसमें रेफ़र कीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर हेल्थ केयर, हेल्थ और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। WHO जो है डिफाइन करता है हेल्थ को एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। केवल ऐसा नहीं कि आपको बीमारी नहीं है, ये कोई हेल्थ नहीं है। हेल्थ में कंप्लीट आपकी जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बीमारी नहीं है इसलिए आप हेल्थ से बहुत अच्छे हो, ये नहीं। फंडामेंटल राइट की बात करें, आर्टिकल जो 21 है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ का। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसमें राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ को भी इंक्लूड किया है। राइट टू हेल्थ का भी राइट है आपके पास। ये किस में किया था? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इस केस लॉ में बोला था कि राइट टू लाइफ जो है वो उसके अंदर राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड है। जीवन के अधिकार के साथ अच्छे स्वास्थ्य का भी, राइट टू हेल्थ भी अधिकार है। डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसमें मैंडेट किया हुआ है कि इंश्योर करना है, वर्कर्स जो है उनकी हेल्थ का इंश्योर करना है, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने हैं और मातृत्व लाभ देने हैं, और क्या है, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ के स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाने हैं, उनको बढ़ाना है, स्टेट को ध्यान रखना है। लीगल प्रोटेक्शंस क्या दिया है डॉक्टर्स को? एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया कोविड के अंदर। इसमें क्या है, जो हेल्थ वर्कर जो हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि अगर उनके अगेंस्ट कोई भी वायलेंस की, कोई हिंसा की जाती है, उनको इंजर्ड किया जाता है तो आपको 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो ये है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी जो प्रावधान है वो ये है। अब बात कर लेते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है स्वास्थ्य संबंधी। पहला है पिरामिड मॉडल। प्राइमरी लेवल, गांव के लेवल पे क्या है, सब सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ केयर है, PHCs है, जो कि आपको कोई बीमारी ना हो तो रोके और बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जाता है। सेकेंडरी लेवल पे क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो थोड़ी स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो टर्शरी लेवल पे क्या, सबसे बड़े लेवल पे क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जैसे एम्स हो गया। ये एडवांस प्रोसीजर के लिए है, जैसे आपको न्यूरो सर्जरी करानी है, सर्जरी रिलेटेड जो भी काम करवाने हैं वो सब क्या है, टर्शरी लेवल पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आयुष है जिसमें आयुर्वेद है, योग है, यूनानी सिस्टम है, सिद्ध है और होम्योपैथी है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिससे क्या होता है कि जहाँ जो भी गैप्स रह जाते हैं अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में वो इसके द्वारा फुलफिल किए जाते हैं। अभी हेल्थ केयर सिस्टम में चैलेंजेस क्या रहे हैं, वीकनेसेस क्या है? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो 1.3 से 2% के बीच में GDP का, और ग्लोबल एवरेज कितना है, 2.5% है, उससे अपना काफ़ी कम है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी है, 70% तक जो मेडिकल एक्सपेंस है वो पेशेंट खुद पे करता है। इससे क्या होता है, कई लोग घर पे बीमारी होती है तो पॉवर्टी में, गरीबी रेखा में चले जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच है। एक आइडियल जो है, WHO रिकमेंड करता है कि कम से कम 2.5 डॉक्टर होने चाहिए 1000 की पॉपुलेशन पे, पर इंडिया में वो रेशियो ओनली 0.7 है। रूरल अर्बन डिवाइड भी है। 74% डॉक्टर है वो अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में काम ही नहीं करना चाहते हैं।
तो इससे क्या है, रूरल पॉपुलेशन को अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। और इंडिया में क्या है, 0.5 हॉस्पिटल बेड है 1000 लोगों पे, जो कि चाइना में 2.3 है पर 1000 पे। तो ये भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे, ये अभी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं। अब मेजर पॉलिसीज़ की बात कर लें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आई है, उसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। ये इसका एम है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जाए। इसमें टारगेट है कि भाई सभी को हेल्थ केयर मिले, क्वालिटी केयर मिले। और क्या है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ओरिएंटेशन हो, पहले ही बंदा बीमार ही ना हो उस पर फोकस किया जाए। और लगभग 2.5% खर्चा किया जाए जीडीपी का हेल्थ पे। तो ये सरकार इसके लिए नेशनल हेल्थ केयर हेल्थ पॉलिसी 2017 है। अभी एक सरकार की बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान भारत हेल्थ सेक्टर में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये योजना क्या है, ये इसमें क्या है, सभी को पर फैमिली को 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर मिलता है हॉस्पिटल केयर्स के लिए। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो बंदा एडमिट होता है, तो उसको हर फैमिली को 5 लाख तक का सरकार इलाज मुफ्त में करवाती है। सरकार की एक बहुत ही अच्छी ये स्कीम है। इसके अलावा सरकार का एक नेशनल हेल्थ मिशन है, जो रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है, ताकि क्या कंटिन्यूस लोगों को केयर मिलती रहे और उनको बीमारी ना हो। डिजिटल इनिशिएटिव भी है, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या हेल्थ आईडी बनाई गई है और लोगों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और वही रिकॉर्ड जो है वो इसमें यूज भी आते हैं आयुष्मान भारत स्कीम को और बेहतर बनाने में। अभी इमर्जिंग जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इंडिया में, वो है पहला मेंटल हेल्थ। हर 7 में से एक भारतीय को मेंटल इलनेस है। इसके लिए मेंटल हेल्थ का हेल्थ केयर एक्ट 2017 लाया गया। और इसमें क्या है, जो सुसाइड है उसको क्रिमिनल नहीं माना गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। भी बहुत सारे सुसाइड केसेस भी हो रहे हैं स्टूडेंट में, जैसे आपने कोटा में कई सारे केस देखे होंगे। वुमेन रिलेटेड जैसे वायलेंस होती है, ये हेल्थ इश्यूज ही हैं। एक ड्रग अब्यूज भी एक मेजर इशू है यूथ के अंदर। और गवर्नमेंट अभी जो छोटी स्मॉल क्वांटिटी में अगर पर्सनल यूज के लिए कोई बंदा ड्रग्स यूज कर रहा है, तो उसको भी डिक्रिमिनलाइज करने की तरफ प्रयास कर रही है, उसको अपराधी ना माने। हिडन हंगर, हिडन हंगर में क्या है, आयरन आयोडीन विटामिन ए की जो कमी रह जाती है, न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी रह जाती है, कमी रह जाती है, इसके लिए जो सरकार है वो फूड को फोर्टिफाई कर रही है, बायो फोर्टिफिकेशन कर रही है, अच्छा फूड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है ताकि हंगर ना रहे। हिडन हंगर जो है, जो अच्छा आपको खाना मिलना चाहिए, वो उसकी आपको डेफिशिएंसी ना रहे, न्यूट्रिशंस आपको लगातार मिलते रहे। मेडिकल टूरिज्म है, इंडिया जो है ग्लोबल हब है, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट है। स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो काफ़ी कम है, आपकी कोई भी सर्जरी वगैरह है वो काफ़ी सस्ती हो जाती है। डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और कॉमर्शियल सरोगेसी है, उस पर बैन लगाया है, क्योंकि इसमें क्या है, मिडल मैन काफ़ी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी हेल्थ इश्यूज इंडिया में अभी प्रिवलेंट है। इस तरह आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जो मेजर मेजर जो इश्यूज हैं वो कवर होते हैं। आगे चलते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। एजुकेशन इन इंडिया, हाँ इसमें एक हेल्थ में अगर राजस्थान में बात करें, तो अभी मुख्यमंत्री आयुष्मान
आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। ये उसी का वर्जन ही है, आयुष्मान भारत जो योजना, आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी का पार्ट है। बट राजस्थान में क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से है। पहले इसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी बोलते थे। इसमें क्या है, 25 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कैशलेस 25 लाख तक कवरेज दिया हुआ है। 25 लाख तक आप कोई भी एमपैनल जो अपना हॉस्पिटल है राजस्थान का, उसमें आप एडमिट हो सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसे ही राजस्थान से रिलेटेड जो हेल्थ स्कीम है वो आप कर सकते हैं, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। हम एजुकेशन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी साक्षरता 2011 में 74.04% साक्षरता थी, लिटरेसी थी। मेल की 82%, फीमेल की 65.5। केरला में हाईएस्ट थी, बिहार में सबसे कम थी। आर्टिकल 21A की बात कर लेते हैं। इसके अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट दिया गया चिल्ड्रन को, जिसकी एज 6 से 14 तक के बीच में थी। और आर्टिकल 45 इंसर्ट अमेंड किया गया, जिसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चे 6 से कम के एज के हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो मैंडेटरी की गई। तो ये तो है एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसमें क्या है, 25% जो सीट्स हैं वो वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखी गई प्राइवेट स्कूल में। और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, तो क्योंकि 30%, 29% सीट है अभी भी खाली नहीं है, खाली है मतलब भरी नहीं गई है। इस सरकार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेके आए हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो मेन प्रोविजन है वो आपको याद करनी चाहिए। न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। इसकी अगर अपन इसके अगर मेन फीचर देखें, तो एक तो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2, 10+2, उसको हटा के अभी 4 स्टेज ला दी है। पहला है फाउंडेशन स्टेज, 5 साल की। ये एज एज 3 से 8 तक जब बच्चा होता है वो है। इसमें 3 साल तो हो गए प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास, ठीक है। उसके बाद में 3 है, ये स्टेज है प्रिपरेटरी। इस स्टेज में क्या है, ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उस पर जोर दिया जाएगा, रीडिंग पे, राइटिंग पे, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उस पर जोर दिया जाता है। फिर है 3 साल की अगेन, वो है एज 11 से 14 के बीच में। इसमें क्या है, क्लास 6 से 8, 6, 7 और 8 कवर होती है। इसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी, क्रिटिकली सोचे वो। और वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर आप माने अगर उसको स्किल बेस्ड कोई काम करना है कोई दूसरा, तो वो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर है 4 इयर्स की अगेन, वो है 9, 10th, 11th, 12th। ये कब है, कौन सी एज में, एज 14 से 18 के बीच में। इसमें क्या है, आप कोई, जैसे अभी क्या है, साइंस का बंदा साइंस में रहता है, आर्ट्स का आर्ट्स में रहता है। इसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिन, आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो जो पहले जैसे था कॉमर्स, साइंस और आर्ट, ये बाइफरकेशन था, वो अभी नहीं रखा गया है, आप वो कर सकते हैं। इसी के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है।
इसमें क्या है, आप जैसे ये बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे या कुछ भी लेंगे, उसमें क्या है, हर जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसके क्रेडिट इसमें इकट्ठे होते जाएंगे। तो आप कोई भी स्कूल में जाएंगे आगे, तो वो रेफर कर लिए जाएंगे कि आपके इस सब्जेक्ट में ये क्रेडिट है, इतना पड़ा है आपका। तो आपका स्कोर, इससे आपको क्या डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी और टीचर्स को भी हेल्प मिलेगी कि इसको किस एरिया में जाना चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू आया है। इसमें टारगेट क्या है कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल में 2030 तक। और हायर एजुकेशन में कम से कम जो 100% बच्चे हैं उसमें 50% लोग हैं वो हायर एजुकेशन में जाए। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इन्होंने मदर टंग को प्रेफरेंस दी है। रीजनल लैंग्वेज में जो आपके क्षेत्र की जो भाषा है उसको प्रेफरेंस दी है 5वीं क्लास तक। हायर एजुकेशन की बात करें तो एम फिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है और 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कई सारे मल्टीपल क्या है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। जैसे डिप्लोमा हो गया, आपको रिसर्च करनी है तो वो हो गया, वो 4 साल का हो गया। तो अगर आप 1 साल करेंगे तो 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करेंगे तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी, 4 साल करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री रिसर्च के साथ मिल जाएगी। और ये सब जो क्रेडिट है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर रहेंगे। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए आपकी हर बच्चे की क्या बनाई जाएगी, एक अपार आईडी बनाई जाएगी। हर बच्चे की क्या बनाई जाएगी, एक अपार आईडी बनाई जाएगी। अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें क्या है, बचपन से लेके जब तक वो ग्रेजुएशन है तब तक के सारे रिकॉर्ड रहेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। बेसिकली आपका डिजिटल रिकॉर्ड है पूरा, आपकी स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक। आगे चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या इशू आ रहा है, एएसआर रिपोर्ट है, एएसईआर। ये एएसईआर रिपोर्ट क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये एक एनजीओ है, प्रथम करके, प्रथम, वो एक ये रिपोर्ट निकालता है हर साल, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बोलते हैं कि 25% जो बच्चे हैं क्लास 8th के, उनके उनके पास क्या है, क्लास सेकंड की भी रीडिंग स्किल नहीं है। मतलब वो 8th में पहुंच तो गए हैं बट उनको पढ़ना नहीं आता है। और क्या, ड्रॉप आउट है 29%। जो चिल्ड्रन है वो छोड़ देते हैं 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन होने से पहले पहले ही। टीचर्स का काफ़ी शॉर्टेज है। टॉयलेट का गैप है, इसकी वजह से क्या है, फीमेल स्टूडेंट ड्रॉप कर देती हैं। हायर एजुकेशन कमीशन प्रपोज किया गया है, जिसमें क्या है, यूजीसी और एआईसीटी है उसको रिप्लेस किया जाएगा गवर्नेंस के लिए। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, एनआरआई। वो क्या है, रैंकिंग तो बताता है इंडियन इंस्टीट्यूट की, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो ग्लोबल जो 100 इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी कम इंस्टीट्यूट ही आते हैं। R&D पे हम रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी कम खर्चा कर रहे हैं, 0.69% ही कर रहे हैं जीडीपी का। अब एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो देख लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समग्र शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, प्राइमरी से लेकर 12th तक की पूरी एजुकेशन कवर हो जाती है। इसमें क्या है, गर्ल्स के एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। SC ST है या जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का काफ़ी सहारा लिया जाता है। टेक्नोलॉजी सबको सिखाई जाए। और कम्युनिटी जो है उसका एंगेजमेंट इसमें इंश्योर किया जाता है ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में आए। सेकंड जो है, PM पोषण। ये स्कीम जो पहले हम जो जानते थे मिड डे मील स्कीम थी, उसको चेंज करके PM पोषण स्कीम लाई गई है। इसमें क्या 12 करोड़ स्टूडेंट कवर है, ताकि क्या है,
उनको न्यूट्रिशन खाने को ऑफिस स्कूल में ही देते हैं, ताकि क्या है उनकी अटेंडेंस बढ़े, क्योंकि बहुत बच्चे गरीब परिवार से आते हैं तो उनको खाने की दिक्कत ना हो। ये क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक इसमें बच्चों को खाना दिया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे स्वयं है। स्वयं क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है। ये ओपन ओपन सोर्स के कोर्सेज हैं, इसको कोई भी ले सकता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको इसके थ्रू कोई भी, ये एक पोर्टल है, इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स के लिए टीचर्स के लिए क्या किया गया है? एक दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दीक्षा मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग के लिए एक दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म में क्या है? इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, और लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, और इंटरेक्टिव मटेरियल काफ़ी मिलता है, जिसे आप इंटरेक्ट करके पढ़ सकते हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग भी इसी इसी प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाती है। और एक अपार आईडी है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जो आपको मैंने अभी बताई थी। इसके लिए एकेडमिक बैंक और क्रेडिट के लिए बच्चे की स्टार्ट से ही अपार आईडी बना दी जाती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ है वो एजुकेशन के लिए किया जा रहा है अभी। इसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी स्कॉलरशिप देती है, जैसे प्रगति है, गर्ल्स को दी जाती है ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए। जैसे कोई इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, और उस इंस्टीट्यूट के लिए अगर कोई गर्ल्स टेक्निकल एजुकेशन अचीव करना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ऐसे ही सक्षम है, ये डिफरेंटली एबल्ड जो चाइल्ड हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा एक NMMSS है। ये है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है। ये EWS स्टूडेंट के लिए दी जाती है, जो मेरिटोरियस है बट उनको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस तरह बहुत सारी स्कॉलरशिप भी इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में चल रही हैं। ये गवर्नमेंट की प्रमुख स्कीम्स हैं। एजुकेशन के सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो मुख्यतः है करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। तो आप जो भी आप मंथली मैगजीन रेफर कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। और इन चैप्टर्स के रिलेटेड हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए अगर आपको MCQ करने हैं तो आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज लाइव है इस चैप्टर के लिए, और उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना प्रिपरेशन का लेवल देखिए। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।